हेलो एवरीवन। आज हम ग्रोथ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें आज जानेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कहने को ये सेम है, पर इनमें जो चेंजेस हैं या जो इनमें डिफरेंस है वो हम देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। Growth, development. Growth is a physical change in the organism और development is overall and progressive change in the organism। मैंने डिफरेंस स्टार्टिंग में इसलिए लिखे हैं कि डिफरेंस से आपको ईजी ये याद रहेगा। ग्रोथ क्या है? जो भी हमारे फिजिकल चेंज होते हैं, जो वृद्धि हम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जितने भी हमारे फिजिकल चेंज है, हमारे हाइट है, वेट है, जो भी हमारे फिजिकल चेंज होते हैं वो सब हमारे ग्रोथ में है। डेवलपमेंट है जो भी हमारा ऑल डेवलपमेंट कह सकते हैं हम अपना, ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है। ग्रोथ इज़ सेल्यूलर होता है कि जो कोशिकाओं का जैसे कह सकते हैं विकास होता है। डेवलपमेंट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल। ग्रोथ इज़ चेंज इन शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द बॉडी। डेवलपमेंट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज इन इस बॉडी। ठीक है। ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है और डेवलपमेंट इंक्लूड करती है ग्रोथ को। ग्रोथ इज़ क्वांटिटिव इन नेचर और डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। क्योंकि जो ग्रोथ है उसको हम क्वांटिटी में नाप, जैसे हम वेट है किसी का वो जान सकते हैं कि किसी का 80 वेट है, 50 वेट है, उसको हम क्वांटिटी में कर सकते हैं। ठीक है। हाइट को भी नाप सकते हैं, बट जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव होता है, उसको हम नाप नहीं सकते। तो इसमें साथ ही साथ हम जीन पियाजे की थ्योरी भी करेंगे। तो चलिए, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड, कोरिलेटेड एंड डिपेंडेंट टू ईच अदर। डेफिनेशन है ग्रोथ को डेवलपमेंट की, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? ग्रोथ रेफर टू स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। जो ग्रोथ है वो क्या है? वृद्धि और विकास, संरचनात्मक और शारीरिक बदलाव को संदर्भित करता है। यहाँ पर वृद्धि इसका हम मीनिंग लेते हैं कि जो वृद्धि है वो संरचनात्मक और शारीरिक बदलाव को संदर्भित करता है। और डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा था क्रो एंड क्रो ने डेफिनेशन? ये दोनों डेफिनेशन इसकी हैं, ये इनकी ग्रोथ के बारे में है और डेवलपमेंट के बारे में है। डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज डू चेंज इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल सिचुएशन। जो भी हमारे बिहेवियर में चेंज होते हैं विकास वृद्धि से संबंधित है, साथ ही व्यवहार में बदलाव है जो कि पर्यावरण परिस्थितियों का परिणाम है। आगे में एक डेफिनेशन और देते हैं हरलोक की। तो हरलोक ने ग्रोथ के बारे में क्या कहा था? ग्रोथ रेफर्स टू चेंज इन साइज, प्रिपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन इन न्यू वन। वृद्धि संदर्भित करती है आकार में, अनुपात में, पुरानी विशेषताओं को खत्म होना, नई विशेषताओं का अधिग्रहण और अर्जित करने। छोटा बच्चा होता है, फिर वो वृद्धि करता है, बड़ा होता है, उसके भी आप देखिए उसकी हाइट में भी चेंज आएगा, उसके वेट में भी चेंज आएगा। तो वो क्या है? वो पुरानी को छोड़ता रहता है और नवी जो उनकी विशेषताएं हैं वो अर्जित करता रहता है। हर लोग के अनुसार डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, इनके अनुसार डेवलपमेंट मीन्स ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज that occurs in the orderly predictable pattern as a result of maturation and experiences। विकास बदलाव की प्रगतिशील श्रृंखला है जो परिपक्वता और अनुभव का अनुमानित नमूना या परिणाम है। तो ये इनकी दोनों डेफिनेशन थी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा वृद्धि और डेवलपमेंट का डिफरेंस। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। ग्रोथ वृद्धि को किसी व्यक्ति के वजन, आयु, आकार और आदतों के रूप में परिभाषित करता है। दूसरी ओर डेवलपमेंट में किसी व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक और सामूहिक परिवर्तन से संबंधित। डेवलपमेंट में हम वो सब ला सकते हैं, जैसे हम कहते हैं विकास होता है। हम बच्चे को कैसे देखते हैं? उनकी आज जैसे छोटा बच्चा होता है, फिर जब वो 2 ईयर्स का है, फिर 6 ईयर्स का, हम कैसे देखते हैं डेवलपमेंट कि हाँ जो वो उस एज के अकॉर्डिंग वो सोच रहा है, उसकी थिंकिंग को, उन सब को हम जब मेज़र करते हैं तो वो सब डेवलपमेंट ही आते हैं। जब हम देखते हैं कि हाँ बच्चे की हाइट इतनी बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू, तो वो हम उसकी वृद्धि देखते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। वृद्धि का संकुचित अर्थ शारीरिक आकार बढ़ने से है, जबकि विकास का मुख्य रूप से व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं को दर्शाता है। आगे हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस के बारे में जो कहा गया है कि कॉन्टिन्यूस और जो विकास है, डेवलपमेंट जो है वो कौन सा निरंतर और असतत जो है विकास यानी कि असतत होता है जो कि बीच में रुक कर चलता है। डिसकॉन्टिन्यूस है जो, तो वो कौन सा है? Some psychologists believe that
डेवलपमेंट इज स्मूथ एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, कि जो कुछ मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो स्मूथ है और कॉन्टीन्यूस चलती, कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक कि हाँ ये तो चलती रहती है। और चिल्ड्रन ग्रेजुअली ओवर्ड मोर और सम टाइप्स ऑफ स्किल्स। अदर साइकोलॉजिस्ट थिंक दैट डेवलपमेंट इज ए डिसकॉन्टिन्यूस, कुछ मानते हैं कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है, कि मतलब कि ये रुक कर चलती है एकदम से, हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ये कॉन्टीन्यूस चल रही है। चिल्ड्रन चेंज रैपिडली एज दे स्टेप अप टू, कि एकदम से ये कहते हैं कि वो धीरे धीरे चलती रहती है, ये कहते हैं कि एकदम से रैपिडली चल बढ़ता है, फिर क्या होता है कि वो स्टेप एज दे स्टेप अप टू न्यू लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड द चेंज वेरी लिटिल एंड फिर वो धीरे धीरे डेवलप करता है। विच स्टेप द चाइल्ड इंटरप्रेट्स एंड रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड इन ए क्वालिटेटिवली डिफरेंट वेज। जैसे मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए, मान लीजिए कॉन्टीन्यूस जो हमारा ये है, जैसे वो मानते हैं कॉन्टीन्यूस वाले कि ये चल ही रहा है, कॉन्टीन्यूस है ये, कि जैसे पहले 6 मंथ का बेबी है, फिर वो 6 ईयर का है, तो वो लगातार वो सोचते हैं कि उनकी प्रोग्रेस जो है वो चलती जा रही है, रुक नहीं रही है कहीं भी, 14+ फिर ऐसे ही, तो अब ये है कि चल रही है, ठीक है। ये इन्फेंसी से एडल्टहुड तक ये कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट का। और अब ये है डिसकॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट, ये मानते हैं कि हाँ कि एक मान लो बच्चा ये 6 ईयर्स का बेबी है, वही है, तो ये हाँ एक स्टेप चढ़ा, लेकिन ये फिर यहाँ पर जो है ये मानते हैं ऐसे कि ये यहाँ पर रुका बिल्कुल, मतलब कि एकदम से बढ़ा लेकिन फिर रुका, फिर थोड़ा, फिर उसका 6 ईयर प्लस में फिर वो डेवलप, ये मानते हैं कि डिसकॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट होता है। तो ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के विचार होते हैं। कोग्निटिव प्रोसेस, अब हम देखते हैं कि कोग्निटिव प्रोसेस, हम जैसे अब हम जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में जानेंगे कि जीन पियाजे ने, हम जानते हैं कि जो उनकी थ्योरी थी संज्ञानात्मक विकास की, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है हमारे एजुकेशन में, जो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है। द वर्ड कोग्निशन ड्राइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कोग्नोज से बना, मीन्स टू रिकोगनाइज, रिकोगनाइज करना, जब पहचान रिकोगनाइज करता है। कोग्निटिव प्रोसेस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्विंग स्टोरिंग नॉलेज। ये कोग्निटिव प्रोसेस क्या होती है, जो भी हमारी बौद्धिक, जिसमें हम नॉलेज को अपनी कहते हैं, एक थिंकिंग इन्वॉल्व स्टोरिंग, जो वो सोच जिसमें हम थिंकिंग में स्टोर करते हैं अपने ज्ञान को, नॉलेज को। इट एम्पैसेस मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड द प्रोसेस सच है, जैसे अटेंशन, ये जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हैं, अटेंशन, फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, जजमेंट, एवेल्युएशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, तो ये सब हमारे कोग्निशन प्रोसेस में आएगी, क्योंकि कोग्निशन जो है वो हमारी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर है। आप ये ध्यान रखना कि जहाँ अगर संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो बात हो रही है, तो वो हमारे इंटेलेक्चुअल वे में हो रही है, जो भी हमारा दिमाग से, जो हम कह सकते हैं बौद्धिक रूप से हम जो भी करते हैं वो सब। ज्ञानेंद्रियों और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने या उनको समझने की प्रक्रिया संज्ञान है, ठीक है। इसके अनुसार इंसान अपने वातावरण के साथ मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीखता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स जो कोग्निशन प्रोसेस के हैं, वो बेसिक कोग्निशन प्रोसेस के जो इन्होंने कहा है, तो वो है जैसे सेंसेशन है, परसेप्शन, संवेदना और समझ। द होल इज ए ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स, एक गेस्टाल्ट की एक डेफिनेशन है कि संपूर्ण इसके भागों के योग से अधिक है। दे बिलीव दैट, इसके बारे में आपको मैं इसमें क्लियर हो जाएगा। दे बिलीव दैट वी आर एक्टिव ह्यूमन बींग दैट प्रोसेस रियलिटी एज ए होल comprised of different parts. They also explained how different types of perception can happen including illusion, कि जैसे हम ये मानते थे कि जो हम अगर संपूर्ण कि एक इंसान है, उस पर नॉलेज है, वो संवेदना है, समझ है, तो वो सब कुछ समझ सकता है, वो इतना कि एक कह सकते हैं हम इतना उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी है कि वो पार्ट्स को, जैसे अब उन्होंने कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेप्शन कैन हैपन इंक्लूडिंग इल्यूजन, जैसे हम अलग अलग परसेप्शन बनाते हैं, उनसे फिर किस तरीके से हम अपनी थिंकिंग में अपने जो भी चीज़ों को क्रिएट करते हैं माइंड में, वो सब हमारा संवेदना और समझे, इसकी कोग्निटिव प्रोसेस का ये टाइप्स बताए थे उन्होंने। सेकेंड होता है अटेंशन, जो भी मतलब कि जो भी हमारा, आप इसमें देखो, जो भी बौद्धिक स्तर पर है, जैसे समझना है,
कोई भी संवेदना है जो वो कब आएगी, जब हमारा इंटेलेक्चुअल जो हम कह सकते हैं हमारी बौद्धिक क्षमता विकसित हो रही है, तभी हमारे अंदर ये सब होते हैं। अटेंशन जैसे ध्यान, अटेंशन इज द कोग्निशन प्रोसेस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू position ourselves towards stimuli and consequently respond to it. For example, we give little attention on actions such as walking, chewing, but the activities such as speaking, body language require focus, especially when we are giving a lecture. ये है सिर्फ अटेंशन की, जैसे हम ध्यान देने के लिए क्या कुछ करते हैं। जैसे आप ये है, जैसे हम कोई लेक्चर दे रहा है, तो वो जो उनके हाव भाव है, जो उनकी बात करने का तरीका है, जो उनके पढ़ाने का तरीका है, तो वो सब क्यों करते हैं, उनको अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज वो चाहते हैं कि वो अटेंशन, ध्यान, कि किस तरीके से हम बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें या क्या, जो ये सब है अटेंशन, ध्यान। मेमोरी है, स्मृति, जो हम जानते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी वो है जो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, जहाँ पर हमारी सारा ज्ञान स्टोर है। अवर मेमोरी हैज़ द आंसर टू द क्वेश्चन वी थिंक, जो भी हम सोचते हैं उसका आंसर ही है क्वेश्चन, ठीक है। हमारी मेमोरी, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी सच जैसे सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी है, सेमेंटिक मेमोरी है, सो ये सब हमारी मेमोरीज के पार्ट हैं कि किस तरीके हमारे जो मेमोरी में हमारे सब कुछ स्टोर होता है, हर तरीके की मेमोरी हमारे अंदर है, जो भी हम सोचते हैं करते हैं वो सब हमारी मेमोरी में ही होता है। अब हम देखेंगे जीन पियाजे की थ्योरी, पिगेट कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पिगेट वो जो स्विस डेवलपमेंट, ये स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजी हु स्टडी चिल्ड्रन इन द अर्ली 20th सेंचुरी में इन्होंने स्टडी किया था बच्चों की। हिज थ्योरी वॉज एस्टेब्लिश इन 1936 में ये पब्लिश हुई थी विच इज़ स्टिल यूज इन सम ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। इट फोकस ऑन children from birth through adolescence, characteristics different stages of cognitive। इसमें उन्होंने जो बात की है, हम जो जानेंगे कि जीन पियाजे ने इसमें जो भी बचपन से लेकर जो एडोलसेंस तक जो भी ये मानते हैं कि एक प्रोसेस होती है, एक स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं हमारी लाइफ की, उन स्टेजेस से होकर इंसान गुजरता है और अपने जो भी उनका डेवलपमेंट होता है वो कुछ स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो वो उन स्टेजेस के बारे में हम जानेंगे जो इन्होंने स्टेप्स बताई, स्टेप्स तो नहीं, स्टेजेस जो उन्होंने बताई हैं, अवस्थाएं जो बताई हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की, वो हम देखते हैं। इन्होंने 4 डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई थी, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कोग्निटिव डेवलपमेंट का जो थ्योरी दी थी वो जीन पियाजे द्वारा दी गई थी, और इसकी कितनी स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस इन्होंने बताई थी। अब हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में इसको बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि इन्होंने इन्फेंसीज बर्थ अंटिल 2 years, मतलब कि जब से बच्चा जन्म लेता है बर्थ से लेकर 2 साल तक की एज को इन्होंने इसमें ऐड किया, इसमें इंक्लूड किया है। तो अब देखते हैं कि यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष लेकर 2 वर्ष तक आयु में चलती है। इसमें बच्चे के शरीरिक विकास के साथ साथ भावनाओं का विकास भी। ये मानते हैं कि जो ये एज होती है इसमें बच्चा सिर्फ जो शरीर के रूप से तो हम देखते हैं उसका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये मानते हैं कि उनमें भावनाओं का विकास भी होने लगता है। भावनाओं के हम जैसे मानते हैं छोटा बच्चा होता है वो जब बिल्कुल न्यू बेबी है तो उसके थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कुछ समय कुछ महीनों बाद बच्चा अपने माँ बाप के महसूस कर, जो उनको देखते हैं जिनके पास वो रहता है उनको एक रिकॉग्नाइज कर सकता है, वो देख पाता, समझ जाता है कि मेरा अपना है या नहीं है। अगर कोई इंसान उन्हें उठाए तो वो रोने लगता है, तो वो मानते हैं कि इस समय में बच्चों में भावनाओं का जो विकास होना शुरू हो जाता है। इन दिस पीरियड विच है 6 सब स्टेज ने, इसमें आप ध्यान रखें जो सेंसरी मोटर स्टेज में 6 स्टेज हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू मोटर एक्टिविटीज़ विदाउट द यूज़ ऑफ सैम्बल्स, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। इस टाइम क्या है कि जो एक्टिविटी जो है उनकी कि आप कह सकते हो कि कोई सैम्बल्स या यूज़ ऑफ सैम्बल्स, आपको पता ये सब तो कि वो बच्चे इस टाइम में यूज़ करते नहीं हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार की नॉलेज वो भी बहुत ही लिमिटेड ये है कि सिर्फ वो अपने
जो परिवार तक सीमित है, वहाँ तक उसकी लिमिटेशन है, वो उन्हीं को जानता है, उसके लिए वही क्या है, एक वर्ल्ड है। बट डिवेलपिंग बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। पर ये डिवेल्प कर रहा है क्यों कह सकते हैं डिवेल्प कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो इंटरेक्शन देख रहा है, एक्सपीरियंस अनुभव भी ले रहा है, वो पहचान रहा है अपनों को जानता है जो भी उसके आसपास के हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हाँ वो उसमें डिवेलपमेंट हो रहा है। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले जो हमारी स्टेज थी उसमें 0 से 2 ईयर्स तक थी, और सेकंड जो हमारी स्टेज हो गई वो होगी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, और जो कि 2 से लेकर 6 या 7 साल तक इन्होंने मानी है। यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक चलती है। इसमें बच्चे नए अनुभवों व सूचनाओं को ग्रहण करता है। मनोविज्ञान जीन पियाजे कहते हैं कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की कमी होती है। ये मानते थे कि जो 6 साल से छोटा बच्चा है उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी मजबूत नहीं होगी। हाँ, उनमें भावनाएं पनपनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो हम कह सकते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो उनका वीक होता है, कम होता है। इन दिस पीरियड विच हैज़ टू, इसमें 2 सब स्टेज बताई, इसमें 6 सब स्टेज इन्होंने माना है, और इसमें बताया ना 2 सब स्टेज। इंटेलिजेंस इज डेमोस्ट्रेशन, बौद्धिक मानी है, जैसे इंटेलिजेंस इज डेमोस्ट्रेटेड थ्रू द यूज ऑफ सैम्बल्स, लैंग्वेज, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। एंड जो इन्होंने माना है कि इंटेलिजेंस भी उस समय में क्या हो जाता है, इस समय बच्चे लैंग्वेज को भी या यूज़ कर, मेमोरी भी हो जाती है, और सैम्बल्स का भी यूज़, ये सब वो पहचानना शुरू कर देता है, इन सब के बारे में जान लेता है, और इमेजिनेशन पावर हो जाती है डिवेल्प। बच्चा इस समय में इमेजिनेशन भी करने लग जाता है। विचार डिवेल्प, बट थिंकिंग इज डन इन नॉन लॉजिकल नॉन रिवर्सेबल मैनर। बट जो उनकी थिंकिंग है वो एक नॉन लॉजिक में कि बिना तर्क के होती है, क्योंकि उनको वो इमेजिनेशन करते हैं पर उनके पास इतना जो कह सकें तर्क नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि बौद्धिक विकास हो रहा है पर इतना नहीं डेवलप भी हुआ। और ईगोसेंट्रिक थिंकिंग प्रीडोमिनेट्स, और जो हंकारी सोच है वो हावी होना शुरू हो जाती है, वो इस पे हावी होती है बच्चों में। हंकारी बच्चे जैसे उस समय हम कह सकते हैं हंकारी प्रवृत्ति कोई बच्चों को वो नहीं होता, लेकिन उसमें ये होता है कि बच्चा एक जैसे जिद भी करना शुरू कर देता है, जो चीज़ उसको मनवानी है वो, ये सब उसमें एक ईगो जो होती है वो उनमें आना शुरू हो जाती है, वो आ जाती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 to 11 ईयर है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको हिंदी में हम बोलते हैं। यह अवस्था पहली 0 से 2 यानी कि बर्थ से 2, और फिर 2 से 6 या 7 साल तक, और जो थर्ड है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 से 11 साल की उम्र तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी मानसिक प्रतिभावों को दिखाता है। इन दिस स्टेज विच इज करेक्टराइज 7 टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन, जैसे नंबर, लेंथ, लिक्विड, मास, वेट, एरिया, वॉल्यूम। मतलब हम कह सकते हैं जैसे बच्चा हर चीज़ को एक लिखा है मानसिक प्रतिभावों को वो दिखाना शुरू कर देता है। इंटेलिजेंस इज डेमोस्ट्रेटेड थ्रू लॉजिकली सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन ऑफ द सैम्बल्स रिलेटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। वही है, इस समय वो तार्किक बुद्धि का उनमें जो कैसे हैं लॉजिकली वो सोचने लग जाता है, लॉजिकली उसमें डिवेल्प हो जाता है। इन दिस स्टेज ऑपरेशनल थिंकिंग एंड डिवेल्प मेंटल एक्शन दैट आर रिवर्सेबल एंड ईगोसेंट्रिक जो होता है वो डायमेंस। इस समय बच्चों में ईगोसेंट्रिक कोई ऐसा उनमें जो वो कम हो जाता है, क्योंकि वो उस समय कम्प्लीटली समझ जाते हैं, हर चीज़ के बारे में समझना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ के बारे में तर्क करना शुरू हो जाते हैं। उनकी थिंकिंग जो होती है हम कह सकते हैं माइंड का जो डेवलपमेंट है या बौद्धिक क्षमता है वो काफ़ी डिवेल्प हो जाती है। फोर्थ इज़ अ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि 11 से या 12 ईयर से एडल्टहुड तक, ठीक है, जो भी है कई बार 11 से लेकर एडल्टहुड भी लिखा है, जैसे 11 से 18+ जो भी है। तो इसके बाद जो एडल्टहुड तक जो एज मानी जाएगी जो आती है इंक्लूड, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगी, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हिंदी में बोलते हैं हम इसको।
यह अवस्था 11 वर्ष के बाद शुरू होती है और इस अवस्था में बच्चा अपनी समस्याओं के बारे में विचार करने लगता है। बच्चे मूढ़ चिंतन के साथ साथ अमूढ़ चिंतन भी करने लगते हैं, सुख दुख का अनुभव करने लगते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें आप जैसे हम देखते ही हैं अपने लाइफ में कि इसमें बच्चा एक जो भी उसके सामने प्रॉब्लम आ जाती है उसको फेस करना शुरू कर देता है, उनका सोल्यूशन देखना दूर। तार्किक बुद्धि का तो कम्प्लीटली विकास हो जाता है, बच्चा अच्छी तरह हर चीज़ को समझने लग जाता है कि अब इस उम्र में क्या है, छोटी उम्र बच्चे को सुख दुख का क्या होता है इतना एहसास नहीं होता है, पर कुछ समय के बाद वो अपने आप घुल मिल। लेकिन जब इसमें क्या होता है, बच्चा दूसरे के दुख को समझने भी लग जाता है, दूसरे की खुशी में भी वो खुश होना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उन सब बातों को समझना शुरू कर देता है। Enter this stage, they gain the ability to think on abstract manner by manipulation idea on their head without any dependent on concrete manipulation। तो वही है, इसमें उनकी जो सॉरी इसमें उनकी जो थिंकिंग जो हम कह सकते हैं एबिलिटी है, योग्यता है, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाता है। टर्म्स यूज बाय में पीरियड जो कि यूज़ की गई थी पियाजे के द्वारा, कुछ इन्होंने टर्म्स यूज किया स्कीमा, मतलब इन्होंने कुछ टर्म्स अपनी जो इनकी थ्योरी है उसमें कुछ यूज़ किए हैं, बट यही डेवलपमेंट के बारे में है, इनके बारे में। तो हम देखते हैं कि स्कीमा ये किसको कहते हैं। जो इनकी स्कीमा एक गतिशील अवधारणा है जो सीखने के नए अवसरों, नए अनुभवों, नई यात्राओं, अध्ययन, संवाद के माध्यम से बनती है और नई नई चीज़ें जुड़ती है। इसके अनुसार जो हम नया सीखते हैं उसमें जो पहले जानते हैं, यानी कि जो हमारा मतलब कि हम कुछ नया सीखेंगे, लेकिन जो हमारा पुरानी नॉलेज है उसके बारे में चाहे थोड़ी बहुत, तो उसकी हम जोड़ के ही चलते हैं। पियाजे के संतुलनीकरण ही उनके अनुसार स्कीमा कहलाता है, अर्थात व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में कार्य करने की जो क्रिया अपनाता है, या इसमें मेन पॉइंट कि जो अव्यक्त अर्थात व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में जो भी मतलब कि वो व्यवहारिक जीवन में कार्य करने की जो उसकी क्रिया है को अपनाता है, जो जिस तरीके से वो कर रहा है उसको, तो वही क्या है, स्कीमा है उसका, उसी को वो क्या कहते हैं, स्कीमा मानते हैं। स्कीमा इज अ टर्म पीरियड यूज है टू रिप्रेजेंट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। ठीक है, इन्होंने यूज़ की जैसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज की, ज्ञान की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। यू मे थिंक टू स्कीमा एज ए डिफरेंट इंडेक्स कार्ड इनसाइड द वे, मानते थे कि जो हमारे दिमाग है, हमारा ब्रेन है, उसमें हम कह सकते हैं कि अलग अलग इंडेक्स हैं, अलग अलग इंडेक्स कार्ड इन्होंने की यूज़ किया। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे जो माइंड में है अलग अलग तरीके से हम जैसे सोचते हैं कई चीज़ों के बारे में, जैसे ईच वन इन्फॉर्म्स एंड इन्फॉर्म एन इंडिविजुअल टू हाउ टू रिएक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि ये कहते थे कि एक ब्रेन है, उसमें हम एकदम से हर प्रॉब्लम के हिसाब से हम सोचते हैं। अगर कहीं अब हम किसी सुख या दुख या कहीं भी जाते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना रिएक्ट देते हैं ना। कोई हमें डांट रहा है तो उसी तरीके से हमारा माइंड एकदम से रिएक्ट करेगा, कोई हमें प्रशंसा दे कर रहा है तो उसी तरीके से हम एकदम रिएक्ट करेंगे। तो इस तरीके से मानते थे कि जो हमारे जो स्कीमा है, जो कि हमारे ब्रेन है, उसमें डिफरेंट इंडेक्स कार्ड है हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो जो हमें जो भी हमारे सामने जो भी सिचुएशन आती है, जो भी उसके अकॉर्डिंग हमें एकदम से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हम उसी तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं एक स्थिति के अनुसार जो भी हम। इन दिस वे व्हेन ए न्यू बेबी बोर्न, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कि जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है, ही हैज़ टू प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्ट एंड रिफ्लेक्स सच एज, जैसे बच्चा है वो क्या होता है, सुकिंग करना भी सीख जाता है, लुकिंग, रीचिंग, ग्रास्पिंग, कोई चीज़ पकड़ता है तो वो सब सीख जाता है, क्योंकि वो कैसे माइंड के कारण है ना, क्योंकि वो जो भी उसके दिमाग में उसको पता होता है कि हाँ इसमें वो ये सब एक्टिविटीज़ उसमें हम बच्चे में भी देखना शुरू कर देते हैं। पेरेंट नेम दिस एबिलिटी और पोटेंशियल एज स्कीमा, और इसी एबिलिटी को वो क्या मानते हैं, स्कीमा मानते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा इसके बारे में एक एग्जाम्पल और है। और एज ए चाइल्ड ग्रो, जैसे बच्चा ग्रो करता है विद द इंट्रैक्शन ऑफ फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, ही इज़ एबल टू फॉर्म डिफरेंट स्कीमास रिजल्ट इन चेंज एंड मॉडिफिकेशन इन हिज कोग्निटिव स्ट्रक्चर। तो वो क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो इंट्रैक्शन मतलब जो भी फिजिकल और जो भी सोशल हमारा इन्वायरमेंट है
उसकी तरफ इंट्रैक्शन होता है, मतलब कि उसके साथ इंट्रैक्शन अपने आप जुड़ता चला जाता है। वो उसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब कि वहाँ पर अपने एक कह सकते हैं मॉडिफिकेशन इज कोग्निटिव स्ट्रक्चर, दो जो भी उसका कोग्निटिव स्ट्रक्चर है उसमें अपने आप ही मॉडिफिकेशन होता रहता है। ठीक है, तो ये उन्होंने स्कीमा माना था कि किस तरीके से हमारा जो दिमाग है हम उसके अपने जो भी आप ये सिंपली मानो कि जो भी हमारे सामने समस्या होती है उसके अकॉर्डिंग हम एकदम रिस्पॉन्ड करते हैं, या हमारे सामने कोई भी सिचुएशन है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्ड देते हैं। तो ये हमारे दिमाग की वजह से, हमारी बुद्धि की वजह से ही होता है। स्कीमा को इसको इन्होंने नाम दिया था। सेकेंड इन्होंने कहा था एसिमिलेशन के बारे में, इन्होंने जो कुछ टर्म्स को यूज़ किया था इन्होंने, 4-5 टर्म्स हैं। तो इस सेकेंड इन्होंने एसिमिलेशन के, जिसको हिंदी में कहते हैं आत्मसातकरण, यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सार है। ये मानते थे कि इस प्रक्रिया में क्या है, जैसे स्कीमा है, स्कीमा में तो ये मानते थे कि हाँ हमारी जो बुद्धि है उसके अंदर बहुत सारे हमारे इंडेक्स हैं, या हम जो भी समस्या आती है हम उसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू करते हैं। बच्चा है जैसे ग्रास्प करना भी शुरू कर, जो भी एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं। और इसमें मानता था कि जो भी समस्या बच्चे के सामने आते हैं जो, तो वो उस किसके अकॉर्डिंग वो हमेशा सोल्यूशन ढूंढता है, जो भी उसने पुराना सीखा हुआ है। या जैसे आप लगा लो कोई भी हम कुछ काम करते हैं, हम देखते हैं कि हाँ हमने पहले ही हमने ये कार्य इस तरीके से किया था, इस तरीके से हमारा सक्सेस हुआ था। दूसरा कोई फेल हुआ था, हमने इस तरीके से किया था, वो सक्सेस नहीं हुआ था। तो ये मानते थे कि उस तरीके से वो बच्चा जो पीछे उसका जो कार्य है उनको साथ में लेकर या उनके अकॉर्डिंग उनका सहारा लेकर, तो वो क्या उनका सहारा लेता है। ठीक है, एसिमिलेशन इज यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड अप्लाइंग इट टू ए न्यू सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। थर्ड इज एकोमोडेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम समंजन। इज चेंजिंग अप्रोच व्हेन एग्जिस्टिंग स्कीमा डज नॉट वर्क ए पार्टिकुलर सिचुएशन। ये वो अप्रोच है जब हम अप्रोच को चेंज करते हैं, कि जब हम जो भी हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो भी हमारा उस समय में जो भी हमारा बुद्धि जो बता रहा है, जो उस तरीके से हमारा काम जो है हम वर्क नहीं कर रहा है, या उस स्थिति के अनुसार। तो समंजन एक ऐसी क्रिया जो पूर्व सीखी गई योजनाएं मानसिक एवं काम ना चलने पर समंजन के लिए की जाती हैं। कि जब वो हमारी पुरानी योजना की, तो हम जब अपने वे से या कुछ करते हैं, जब हमारा उसके अकॉर्डिंग हमारा काम नहीं चला, तो कई बार ऐसा होता है ना, तो हम वो तरीका हमारा फेल हो जाता है, तो हम अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि नहीं इस तरीके से तो ये सही नहीं होगा। तो जब उन तरीके से काम ना चले, कई बार हम कुछ किस चीज़ में कुछ यूज भी कर लेते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं होता, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी अपने हिसाब से जो करते हैं वो उसको एकोमोडेशन समंजन है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसातकरण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के भी संतुलन की, तो वो जो पहले हुई घटनाओं के बारे में, जैसे आत्मसात एसिमिलेशन के बारे में मैंने पढ़ा था, कि जो वो पुरानी योजनाओं को जोड़कर अपनी नई योजनाओं को, तो इस तरीके से उन्होंने कहा था इसमें क्या है, ये इनके बीच में एक संतुलन बनाता है बच्चा। समंजन की आत्मसात में एक पूरक प्रक्रिया माना जाता है। बालक अपने वातावरण या परिवेश के साथ संयोजित होने के लिए आत्मसातकरण और असमंजन का सहारा आवश्यकता अनुसार लेता है, कि अपने अकॉर्डिंग देखता है कि वो क्या कुछ उसमें से उन्हें पुरानी योजना के अनुसार करना है या कि नहीं, के अकॉर्डिंग किस तरीके से उनको करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने बताया था, जो वो बताया था इक्विलिब्रेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साम्यधारा। He assured that the process of assimilation or accommodation helps the organism to adjust or maintain a harmonious relationship between himself and his environment. This adjustment mechanism was called equilibration by PSA. इस प्रक्रिया में बालक जो आत्मसातकरण है, संयोजन की प्रक्रिया में संतुलन स्थापित करता है। कि ये मानते हैं कि जो इसमें क्या होता है, जब और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, जो हमने भी कहा आत्मसातकरण और समंजन के बीच में जो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट मेंटेन, जो भी उनका रिलेशनशिप अपने और जो इन्वायरमेंट के बीच में, जब उनको कुछ एक संयोजन करना है, कुछ रिलेशन जो हमारा है करते हैं हम साथ रिलेशनशिप, जो आपस में कह सकते हैं हम एक, हम जहाँ हम रह रहे हैं, हमें जहाँ हमें रहना है हम उसके साथ संयोजन तो करना पड़ता है, चाहे वो समाज हो चाहे हमारा इन्वायरमेंट हो, हमें उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो उस समय जो जिस तरीके से वो अपनी सहायता करते हैं, हम कह सकते हैं जो एसिमिलेशन एकोमोडेशन इन सब का सहारा लेकर सोच कर हर चीज़ के बारे में जब वो ये सब करता है, तो उसी एडजस्टमेंट को ये क्या बोलते हैं, एक्यूरेशन। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।